हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक ही शेष हैं जो कि छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखिए, हमने बहुत सारे उपकरण देखे होंगे, जैसे विद्युत प्रेस है, हीटर है। इनमें क्या होता है, हम क्या देते हैं, हम इनको क्या विद्युत देते हैं। विद्युत देने से क्या होता है कि ये गर्म हो जाते हैं, बस कुछ नहीं है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या हो गया कि उपकरणों को विद्युत देने पर उनका गर्म हो जाना ही एक क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, जूल। उन्होंने क्या दिए थे, जूल के तापन नियम दिए थे। जूल के तापन नियम। तो जूल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि जैसे हमारे पास में कोई भी चालक तार होगा तो उसका प्रतिरोध तो होगा ही होगा। तो इस प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम इसमें एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए जूल के तापन नियम। देखिए, इस नियमानुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, देखो हम क्या होगा, कोई चालक तार लेंगे, उसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा को लिखते हैं कैपिटल H से, हीट, है ना। तो देखिए जो ऊष्मा होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पहला है प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, यानी जितनी ज़्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे ऊष्मा उसी के वर्ग के रूप में बढ़ेगी। दूसरा है जो चालक तार का प्रतिरोध है उसके समानुपाती, H समानुपाती क्या लिख देंगे हम, R। फिर है उस समय के समानुपाती जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होनी है, यानी जो विद्युत धारा उस तार में से गुजर रही है वो कितने टाइम के लिए गुजर रही है, उसके क्या होता है, समानुपाती। अगर हम तीनों को क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, तो हमारे पास में आता है H समानुपाती I² RT। तो यही है, ये क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। ठीक है। अब ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसका मान इस नियम में क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पर ये नियम क्या हो जाता है, H बराबर I² RT। ठीक है। अब हमने ओम का नियम पढ़ा था। देखिए ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो देखिए इस फॉर्मूले में देखिए I² है तो इसको I.I लिख सकते हैं। तो एक IR किस में चेंज होगा, V। तो ये सूत्र हमारे पास में क्या आ जाता है, H बराबर VIT। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, है ना। तो उसके फॉर्मूले से भी एक बार हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसको आगे देख लेंगे। विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर होता है विभव इंटू धारा, VI। तो यहाँ इस सूत्र में हम VI की जगह P रखें तो हमारे पास में ऊष्मा का सूत्र क्या आ जाता है, PT। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, हमें जो जिन राशियों के मान दिए रहते हैं उस राशियों के अनुसार हम अपना फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यही था सिंपल सा जूल का तापन नियम। अब हम क्या करते हैं, जूल के तापन नियम पर आधारित हमारे बुक्स में दिए सवाल को हल करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारे पास में कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर क्या है, निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रक्रमों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो विद्युत शक्ति है इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। तो यहाँ हमें देखिए क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए अधिकतम तापन के समय हमें P का मान दिया 840 वाट, जो शक्ति है उसको P से लिखते हैं, पावर है ना, और इसका मात्रक होता है वाट। और वोल्टता स्रोत कितना है, 220 वोल्ट। न्यूनतम तापन के समय क्या दिया है हमें, 360 वाट, और वोल्टता कितनी दी गई है, 220 वोल्ट। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के लिए विद्युत धारा I का मान, प्रतिरोध R का मान। तो देखो हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था शक्ति का, P बराबर क्या था, VI। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, धारा,
हमारे पास देखिए V का मान है, I का मान आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। किस नियम से, ओम के नियम से। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो ओम का नियम है उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल मिलते हैं उनको हल करें, क्योंकि ओम का नियम जो है वो हर जगह किसी न किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ हो रहा है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। पहले हम अधिकतम तापन के लिए हल करते हैं। सूत्र क्या होगा, P बराबर VI। P का मान देखिए अधिकतम तापमान कितना है 840, V का मान कितना है 220 इंटू I, तो I बराबर कितना हो जाएगा 840 बटा 220। हल करते हैं तो उत्तर आता है 3.82 एम्पियर। अब देखिए अधिकतम तापन के लिए हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध। क्या कहता है ओम का नियम, V = IR। तो देखिए अधिकतम तापन में V का मान है 220, I का मान है 3.82, R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 220 बटा 3.82। तो R का मान कितना आ गया, हल करेंगे तो R का मान आता है लगभग 57.6 ओम। ठीक है, ये हो गया अधिकतम तापन के लिए। ऐसे ही करेंगे हम। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क करने के लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। देखिए थोड़ा समझा देती हूँ। सूत्र आप क्या लगाओगे, ये लगाओगे P बराबर VI। P का मान देखिए न्यूनतम तापन के लिए कितना है 360, V का मान कितना है 220 रखोगे, धारा I का मान आ जाएगा। ठीक है, ओम के नियम से फिर लगाओगे ओम का नियम, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिरोध भी न्यूनतम तापन के लिए ज्ञात करना है। तो बस V का मान 220 दिया है, I का मान क्या है आप रख दोगे और R का मान आ जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसे हल करें और मुझे उत्तर बताएं। ठीक है, इसे नोट करें, फिर चलते हैं अपन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। तो नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास में। तो देखिए किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध का मान कितना है 4 ओम, ऊष्मा का मान कितना है 100 जूल। देखिए लिखा हुआ है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड यानी हर 1 सेकंड में ये ऊष्मा जा रही है। तो समय कितना हो गया 1 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो बताओ सूत्र कौन सा आएगा। तो देखो हमने तापन नियम पढ़ा था, H बराबर क्या था, देखिए I² RT। मान रख देंगे इसमें, H का मान 100, I का मान हम एक बार निकाल लेते हैं, R का मान 4 और समय कितना है 1। तो यहाँ से I² कितना हो जाएगा 100 बटा 4 यानी 25। तो I का इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट। तो 25 कितना हो गया 5 का रूट। तो धारा कितनी आ गई 5 एम्पियर। R है ही हमारे पास, I है ही, तो क्या लग जाएगा ओम का नियम। V = IR। V का मान V, I का मान 5, R का मान कितना है 4। तो V बराबर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हुआ इसके क्या क्या व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यानी ये ताप तो हुआ लेकिन इसका कोई यूज़ भी तो होना चाहिए, ऐसे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी वेस्ट चली जाएगी। तो हमें इसके कुछ ऐसी युक्तियाँ बना ली जिनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान में तो आई गई होंगी वो युक्तियाँ कौन कौन सी है। जो हमारी प्रेस होती है, ब्रेड टोस्टर है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हीटर हो गए, विद्युत हीटर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको हम विद्युत देते हैं तो वो ऊष्मा को छोड़ते हैं। तो ये कुछ युक्तियाँ हैं, और भी हो सकती हैं, जैसे विद्युत केतलियाँ होने लगी, आजकल इलेक्ट्रिक तंदूर भी होने लग गए। तो ये सब क्या हैं, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ 1-2 छोटे छोटे से प्रश्न देखते हैं। ये जो जूल का तापन नियम है ये इस फ्यूज़ तार पर भी कार्य करता है। फ्यूज़ तार देखा है ना, घरों में लगे होते हैं जो हमें शॉर्ट सर्किट से बजाते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई वायर में, जितनी हमें क्या करना है, हमें किसी उपकरण के लिए नहीं चाहिए, अगर वो सारी की सारी उस उपकरण में जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए, उस क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्यूज़ तार को लगाते हैं। ये फ्यूज़ तार क्या होता है, जूल के तापन नियम पर ही आधारित है। इसमें क्या होता है, एक
धातु का या मिश्र धातु का टुकड़ा लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं उस सर्किट में लगा देते हैं। जैसे जैसे हमें इतने मान की धारा चाहिए, उससे ज़्यादा मान की धारा अगर आती है तो फ्यूज़ तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। विद्युत आई, विद्युत से क्या हुआ, तापीय प्रभाव हुआ, वो गर्म हुआ, गर्म होकर के वो तार क्या हो जाता है, टूट जाता है और आगे की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है और हमारा जो घर का उपकरण है वो सुरक्षित रह जाता है। तो लिख लेते हैं इस बारे में। तो देखिए फ्यूज़ क्या होता है, किसी धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा है जो परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त किया जाता है। जब परिपथ में निर्दिष्ट मान से अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो यह पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। देखा होगा ना इस प्रकार का, ये इस प्रकार का हमारे विद्युत परिपथों के अंदर लगा हुआ होता है। तो ये जो फ्यूज़ तार है ये ऐसा लेना चाहिए जो क्या हुए मतलब निर्दिष्ट मान से अधिक धारा है तो पिघल जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा तार लगा दें जो पिघले ही नहीं। जैसे हमने विद्युत बल्ब पढ़े थे, उसके अंदर हम किसका यूज़ कर रहे थे, टंगस्टन का यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, जो जल्दी से पिघलता नहीं है। तो उस टंगस्टन का तार हमें नहीं लेना है, हमें ऐसा तार लेना है जो क्या होए, पिघल जाए। तो इसके लिए जैसे हम एल्युमिनियम के हैं, कॉपर के हैं या लोहे के हैं, लेड के हैं, ऐसे तार जो है वो प्रयुक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत शक्ति, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना पीछे। देखिए विद्युत शक्ति क्या होती है कि हमारा जो परिपथ है उसमें जो ऊर्जा उपभोग हो रही है, उस उपभोग होने की दर को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम इसे। तो देखिए विद्युत शक्ति क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी जितनी ऊर्जा हम उस विद्युत परिपथ में खर्च हो रही है उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। हमने इसे देखा था, इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से, पी यानी पावर। ठीक है, अब हम इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, पी बराबर क्या था, वी आई। ठीक है, यानी विभव और धारा का जो गुणा है वो क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। हम इसका एक और सूत्र भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इस v की जगह क्या रखो आप, आई आर रखो, तो एक सूत्र क्या आ जाएगा, p बराबर आई स्क्वायर आर। अब देखिए स्टूडेंट, जो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वो वाट होता है। अब हमारे पास में विद्युत ऊर्जा के दो मात्रक आते हैं, व्यवहारिक मात्रक और व्यापारिक मात्रक। तो देखिए हमने विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी, H बराबर क्या थी, आई स्क्वायर आर टी। एक आई आर को हम क्या लिख देते हैं, ओम के नियम से V लिख देते हैं, तो क्या हो गया, वी आई टी। ये वी आई क्या होती है, विद्युत शक्ति पी टी। यानी विद्युत ऊर्जा क्या हो गई, विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल हो गई। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो तो क्या होता है, वाट। ये छोटा मात्रक होता है। बड़ा मात्रक कौन सा हो गया, किलोवाट हो गया। तो देखिए विद्युत शक्ति को हम ले किलोवाट में, समय को हम ले घंटा में। तो ये जो मात्रक है ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जो कि क्या है, एक व्यापारिक मात्रक। आपने बिजली के बिल तो देखे ही होंगे, तो बिजली के बिल में हम क्या सुनते हैं, इतने यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट यही है कि यानी आप जो विद्युत ऊर्जा है हमारे घरों के परिपथ में वो 1 घंटे में कितने किलोवाट खर्च हुई, वही क्या होती है, यूनिट होती है। अब एक छोटा सा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वो क्या है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या बताइए। तो याद रखिए 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये आता कैसे है, देखिए 1 किलोवाट घंटा। देखिए 1 किलोवाट, किलो क्या होता है, 1000। ठीक है, किलोवाट तो कितना हो गया, 1000। घंटा 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो पूरे 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600। तो बस कर लो गुना, ये कितना हो गया, 36 × 10 की पावर कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा दो एक। ठीक है, पॉइंट 1 लगा देंगे तो कितना हो गया, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। इसलिए बोल जाते हैं इसको याद करना चाहिए। देखो 3.6 और 10 की घात भी 6, तो क्या हो गए, इतने जूल आ गए। तो आप इसे नोट करें, इस चीज़ को भी आप साइड में नोट कर लेना है थोड़ा, जिससे कि आपको ध्यान में रह जाए। ओके, अब आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ सिखाते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल आता है ना, उसको आप कैसे कैलकुलेट करना है।
तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमने यूनिट पढ़ी थी ना उसके आधार पर ही होता है। तो देखो हमारे पास में एक प्रश्न दिया है कि देखो 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। मान लो हमारा फ्रिज जो है वो कितने वाट का है, 400 वाट का, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यहाँ तो खर्चा ही बहुत कम दिया है। 3 रुपये यूनिट का दे रखा है, जबकि आजकल तो कितना हो गया, 7-8 रुपये यूनिट लग रहा है। चलो किताब को देख के ये तो महसूस हुआ कि महंगाई क्या है, थोड़ी सी कम है। तो आओ चलो शुरू करते हैं ना इसे। हाँ देखिए स्टूडेंट, क्या दिया है हमारे पास में, शक्ति दी है हमें उस फ्रिज की कितनी, 400 वाट। कितने समय चलता है वो, 8 घंटा प्रतिदिन चलता है। 1 किलोवाट का खर्च कितना है, 3 रुपये। हमें विद्युत ऊर्जा खर्च निकालना है कितने दिन का, 30 दिन का। तो 30 दिन का खर्चा हमें 3 रुपये के हिसाब से निकालना है। तो पहले देखो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा क्यों ज्ञात की, क्योंकि जो यूनिट है वो क्या होती है, किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा क्या थी, विद्युत ऊर्जा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो पी टी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखो P दिया है, T दिया है। तो H का सूत्र हमने पढ़ा ही था, एक बार यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। H बराबर क्या था, यहाँ से शुरू किया करो, I² RT, IR को ओम के नियम से बदला VIT, VI बराबर क्या होता है P, तो PT। देखो P का मान रखेंगे 400, T का मान रखेंगे 8, तो ये क्या आई, 3200 वाट घंटा आई। तो ये कितने दिन की है, ये एक दिन की आई, कि एक दिन में 8 घंटा चला और इतनी आ गई। 30 दिन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H बराबर 3200 इंटू कितने दिन, 30 दिन, तो कितना आ गया, 96,000 वाट घंटा आई है। हमें यूनिट के लिए क्या चाहिए, किलो वाट घंटा। तो देखो ये 3 जीरो हैं, 10 की पावर 3, ये मिलके क्या बना देंगे, किलो। तो ये कितना हो जाएगा, 96 किलो वाट घंटा। यानी 30 दिन के अंदर उस फ्रिज ने कितना कर दिया, 96 किलो वाट घंटा, यानी 96 यूनिट जो है वो फ्रिज चल गया। अब हमें क्या निकालना है, 3 रुपये के हिसाब से इसका खर्चा निकालना है। तो खर्चे के लिए क्या करो, इसको गुणा कर दो, ठीक है। देखो 1 यूनिट का है 3 रुपये, तो 96 यूनिट का कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3, तो हो जाएगा 288 रुपये। तो देखो एक फ्रिज जो है 400 वाट का है, वो 30 दिन चला, तो उसने कितने रुपए खा लिए, 288 रुपये का उसने बिजली का खर्चा कर दिया, ठीक है। ऐसे या फ्रिज का, कूलर का, टीवी का, किसी का भी निकाल सकते हो। हम ये देखो बल्ब जब लाते हैं ना, बल्ब, ट्यूबलाइट, कोई भी उपकरण लाते हैं, तो उसके ऊपर लिखे होते हैं कि वो कितने वाट का है, और वो जलाने पे तो हमारे पे है कि हम उसको कितने घंटे जलाएंगे। तो नोट करें इसे। फिर नेक्स्ट हम एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। देखो कोई विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनरेटर से यानी जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बिल्कुल इजी सा है। विभव V दिया हुआ है 220 वोल्ट, धारा I दी हुई है 0.50 एम्पियर, विद्युत शक्ति निकालनी है P, तो P बराबर क्या होता है, वेरी गुड, VI। मान रख दो, V का मान 220, I का मान 0.5, गुणा कर लो, गुणा करते क्या हो गया 110 वोल्ट। बस सिंपल सा, ठीक है, छुटकू सा क्वेश्चन था, बस 2 मिनट में हल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि कुछ सूत्रों का संग्रह किया गया है। ये सूत्र क्या है, ये पूरे इस पार्ट के अंदर आए हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी एक क्विक टेबल बना लेते हैं, जिससे क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। तो फटाफट हम अपने फॉर्मूले यहाँ देख सकते हैं, या आगे हम जो इसके अभ्यास जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस शीट है वो करेंगे। तो बस ये टेबल सामने रखो, जो वैल्यू दी गई है उन्हें नोट करो और हल करते जाओ। तो आइए थोड़ा सा झटपट इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सूत्र है मेरे पास में आवेश निर्धारण सूत्र, जो क्या है Q बराबर NE। Q क्या है, आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं वो क्या है, विद्युत धारा का सूत्र, I बराबर Q अपॉन T। I विद्युत धारा, Q आवेश, T समय। नेक्स्ट सूत्र हम लेते हैं विद्युत विभव का, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, किया गया कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट जो था
ओम का नियम, है ना। पूरे चैप्टर के अंदर क्या हुआ, ये ओम का नियम, ये ओम का नियम आता गया। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नियम सिंपल सा है, V इजिकल टू क्या है, आई आर। नेक्स्ट है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, हमने पढ़ी थी। तो दोनों का क्या है, इस फॉर्मूले से अपन कर सकते थे, R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। अगर हमारे पास रो एल और ए के मान दिए गए, प्रतिरोध निकालना हो या क्या हो, प्रतिरोधकता निकालनी हो, लंबाई, क्षेत्रफल और दिया गया हो, तो हम ये सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे। हमने पढ़े थे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ हम एक सूत्र देखते हैं, आर एस एस यानी सीरीज क्या है, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 का मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी प्रतिरोध जोड़ेंगे सब इसके अंदर काउंट होते जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का सूत्र। तो ये क्या होता है, ये सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो 1/RP क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से चलता जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसके अंदर क्या आया था, जूल का तापन नियम, और उससे हम क्या निकाल रहे थे, ऊष्मा निकाल रहे थे। तो ऊष्मा के जो सूत्र हैं, तीनों सूत्र जो हम परिवर्तित करके लिखते हैं वो यहाँ पर है। तो पहला क्या है, H बराबर I²RT। IR को V में चेंज किया तो H बराबर क्या आ गया, VIT। VI को किससे लिखते हैं, यहाँ दिया है ना, विद्युत शक्ति, तो हम H बराबर क्या लिख सकते हैं, PT। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है विद्युत शक्ति का। तो P बराबर क्या होता है, VI। V को हम ओम के नियम से IR में कन्वर्ट करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, I²R। तो ये थे हमारे क्विक फॉर्मूला शीट, जिनका हमने फटाफट रिवीजन कर लिया। तो जब हम अब NCERT सॉल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर ये हेल्पफुल होंगे, आप इन्हें नोट करें। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी क्या है, ओवरऑल जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ मात्रक लिखे गए हैं। तो देखिए आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा यानी यूनिट। ठीक है, आगे इनके जो है वो प्रतीक लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि धारा मापन की युक्ति हमारे पास में कौन सी थी, एमीटर थी, जिसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर मापन की युक्ति कौन सी थी, वोल्टमीटर, जिसे हम कौन से में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। लास्ट हमने पढ़ा था किलोवाट घंटा, उसमें जूल की संख्या कितनी होती है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आप नोट करें इसे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको RBSC के और CBSE के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो ये RBSC का है, RBSC में क्या है, इस बार ये NCERT पैटर्न लागू हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है ये हमारा चलता ही आ रहा है RBSC में। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या करेंगे, हमारी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये RBSC के क्वेश्चन है और ये CBSE के जो NCERT के क्वेश्चन है, ये इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इन्हें आप डाउनलोड करें और इनके क्वेश्चन को देखें और इन्हें सॉल्व करें। नेक्स्ट एक बात और थी कि मैंने क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट बना ली है। तो आप क्या करेंगे, चैनल पे जाएंगे, वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आता है सेव टू लाइब्रेरी। तो जैसे जो नए नए चैप्टर आते जाएंगे मैं इस प्लेलिस्ट में सेव करते जाऊँगी, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।